वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 278 लगाते हैं फॉर यूपीएससी सीएससी 2020। इससे पहले जो सेट कराया था एमसीक्यू का, ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। देखिए, स्टेटमेंट 1 है, उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है और उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की जो मिट्टी है उसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। और उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है और खादर उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए, पहला करेक्ट है यहाँ पर, दूसरा करेक्ट है, क्या तीसरा करेक्ट है कि उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। खादर कहा जाता है बांगर। देखिए, बांगर पुरानी है, खादर नहीं है, युवा है। तो करेक्ट है ये वाला, और बिल्कुल खादर उपजाऊ है और गहन खेती के लिए आदर्श है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर 1 2 3 4। तो देखिए, उपरोक्त चारों के चारों कथन जो है वो करेक्ट है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं उसमें, और जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूछ लेता है अलग से। जो पुराना है वो है बांगर और जो नया है युवा है वो है खादर। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। इस मैदान में नदी की पूर्णावस्था में बनने वाली अपर्दनी तथा निक्षेपण स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है, जैसे बालू रोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो भाग है वो संकरी और गहरी घाटियाँ इसमें पाई जाती हैं प्रायद्वीपीय पठार में। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था और यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, पहली बात तो उसमें संकरी और गहरी घाटियाँ नहीं पाई जाती, गलत है ये, उसमें छिछली घाटियाँ पाई जाती हैं। दूसरा वाला करेक्ट है, गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है ये, और यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ केवल गलत एक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो है वो कथन असत्य है, क्योंकि इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, ना कि गहरी और संकरी घाटियाँ। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार जो है एक तिकोने आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था और यही कारण है कि यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, मेघालय के पठार पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। देखिए, इंडिया का मैप तो सभी को आता है, ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, ये प्रश्न तो यूपीपीएससी में ही पूछा गया अभी हाल ही में। तो सबसे पहला आएगी गारो, उसके बाद खासी, फिर जयंतिया। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो मेघालय के पठार पर पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ, जिनका क्रम है गारो, खासी और जयंतिया, इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, दिफू, क्या हैं ये, पास हैं, दर्रे हैं। देखिए, जो थाल घाट दर्रा है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है और पाल घाट के सामने लिखा है केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच यातायात के लिए प्रमुख मार्ग है। भोर घाट दर्रा जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है और दिफू भारत व चीन के बीच अवस्थित है। देखिए, दिफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, तो भारत और चीन के बीच अवस्थित नहीं है,
ये किसके बीच है? यह है भारत और म्यांमार के बीच। किसके बीच है? भारत और म्यांमार के। हमको गलत ही ढूंढना, तो एक गलत तो हमको मिल गया। जो भोरघाट दर्रा है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और जो पालघाट दर्रा है वो केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच यातायात के लिए प्रमुख मार्ग है। तो करेक्ट है यहाँ पर दूसरा, भोरघाट भी मुंबई में है और थालघाट भी मुंबई में है। थालघाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है और जो भोरघाट है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो 1 2 3 तो करेक्ट हो गए यहाँ पर, केवल 4 यहाँ पर जो गलत है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए युग्म 4 सही सुमेलित नहीं है। जो थालघाट दर्रा है वो पश्चिमी घाट का एक प्रमुख दर्रा है जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है और पश्चिमी घाट के सह्याद्री श्रेणी में अवस्थित यह पर्वतीय दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और जो भोर घाट है वो महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित एक खूबसूरत दर्रा है और जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो थाल घाट जो है वो मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ रहा है। जो दिफू दर्रा है वो भारत और म्यांमार के बीच है, ना कि भारत और चीन के बीच, और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह बात आती है पालघाट की, तो पालघाट पश्चिमी घाट में अवस्थित दर्रा भारत के केरल राज्य में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों व अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित यह दर्रा केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? देखिए यह है अन्नाईमुड़ी। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। कहाँ की है? अन्नामलई की अन्नाईमुड़ी। और इसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? डोडा बेटा। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि पश्चिमी घाट की अन्नामलई पहाड़ियों में स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा और यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के बारे में सही है? वेस्टर्न घाट किधर है? ये वाला जो एरिया है ना गुजरात से तमिलनाडु तक, वेस्टर्न घाट है। तो देखिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है और पश्चिमी घाट सतत है, मतलब स्टेबल है, तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो वेस्टर्न घाट को केवल दर्रों के द्वारा पार किया जा सकता है, करेक्ट है। अब पहला वाला गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। ये जो वेस्टर्न घाट है ना, इसकी जो हाइट है वो उत्तर से जब दक्षिण की तरफ आओगे ना तो बढ़ती जाएगी। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा करेक्ट है। तो एक तो होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कथन एक असत्य है, मतलब गलत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है, ना कि घटती जाती है। दूसरा सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है तथा वे सतत हैं और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। यूपीएससी का फेवरेट है, पूछा जा चुका है इससे प्रश्न कई बार। 7वें प्रश्न पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 3 यहाँ पर सत्य हैं, एक असत्य है, इसी को ढूंढना है कौन सा होगा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। उडगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेदी की पहाड़ियाँ स्थित है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, इसका दक्षिण पश्चिम यह हो गया ना। तो देखिए पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेदी की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। वेस्टर्न घाट जो है वो अधिक ऊंचा है इन कंपेरिजन टू पूर्वी घाट, ये भी करेक्ट है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट है यहाँ पर सी, क्योंकि उडगमंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है अन्नामलई पर्वतमाला में ना होकर कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वतमाला में। भारत के टॉप 10 हिल स्टेशन में से एक है। यदि आपने नहीं देखा है तब भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यदि आप पीसीएस और यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी हिल स्टेशन हैं पता होना चाहिए उनके पास से कौन सी नदी निकलती है, यदि कोई नेशनल पार्क है तो। इस तरह से प्रश्न जो है टफ करके यूपीएससी पूछती है, सीधे सीधे नहीं पूछती कि कहाँ पर है। चलिए
तो देखिए तीसरा कथन असत्य है। उडगमंडलम या ऊटी तमिलनाडु राज्य का एक पर्वतीय शहर है जो नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। कितना ऊंचा है? पूर्वी घाट है 600 मीटर औसतन, और पश्चिमी घाट जो है 900 मीटर से 1600 मीटर। तो ये तो ऊंचा हो गया फिर। अब देखिए पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यहाँ वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है, याद रखिएगा। अब देखिए पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेबराय तथा जावेदी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है जिंदगाड़ा 1690 मीटर, याद रखिए। तथा महेंद्रगिरी जो है इस घाट की एक अन्य महत्वपूर्ण चोटी है और इस घाट का काफ़ी अपरदन हो चुका है, पूर्वी घाट का। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप क्या है? क्या है दक्कन ट्रैप? विंध्य और सतपुड़ा के बीच पाई जाने वाली चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ हैं क्या? या पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में पाई जाने वाली कोई मिट्टी है? या फिर यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है? या फिर यहाँ पाई जाने वाली नग्न चट्टानों वाली स्थलाकृति है? क्या है दक्कन ट्रैप? तो नग्न चट्टानों वाली स्थलाकृति नहीं है ये, वेस्टर्न घाट के पूर्वी ढालों में पाई जाने वाली मिट्टी नहीं है, और विंध्य और सतपुड़ा के बीच पाई जाने वाली चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ भी नहीं है ये। यह है काली मिट्टी। यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी को कहते हैं दक्कन ट्रैप। तो प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है कि यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रियाओं से हुई है और इसके सेल जो है वो आग्नेय हैं। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ जिनसे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है वो सही सुमेलित है? तो पूर्वी तट का दक्षिणी भाग के सामने कोरोमंडल तट लिखा है और पश्चिमी तट का उत्तरी भाग के सामने मालाबार तट और पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग के सामने कोंकण तट। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है बताइए। देखिए इंडिया का प्यारा सा मैप बनाते हैं, ये है अपना इंडिया। अब ये जो पार्ट है यहाँ पर इधर हैं, पश्चिमी तट को जो है वो 3 भागों में बांटा है और ये जो पूर्वी तट है इसको 2 में। तो पश्चिमी तट का जो एक तो हो गया इसका उत्तरी भाग, एक हो गया इसका मध्य भाग और एक हो गया इसका दक्षिणी भाग। जो उत्तरी भाग है वो है कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा के बीच। जो मध्य भाग है और जो नीचे वाला दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग को बोलते हैं मालाबार, केरल का मालाबार तट। तो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग तो कोंकण तट हो गया और पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग है मालाबार तट। तो दोनों के दोनों गलत हैं ये तो। पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट है और पूर्वी तट का अगर उत्तरी भाग पूछा जाए तो क्या है वो है उत्तरी सरकार। उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। तो फिलहाल यहाँ पर केवल एक ही करेक्ट है, एक ही सुमेल है, तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए पहला युग्म सही सुमेलित है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है जिसे पूर्वी तट कहते हैं और पूर्वी तट में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब देखिए पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो मुंबई तथा गोवा के मध्य है, और जो मध्य भाग है, एक तो उत्तरी भाग हो गया पश्चिमी तट का, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग जो है वो कोंकण तट है, मुंबई और गोवा के बीच, और जो मध्य भाग है उसको कन्नड़ मैदान कहते हैं तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। इसलिए दूसरा तीसरा सही सुमेलित नहीं है। सही कैसे सुमेलित होगा? पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोंकण तट और पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग मालाबार तट और पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट और पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है बताइए। यह स्थित है लक्षद्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर बी।
तो लक्षद्वीप समूह में स्थित पिटली द्वीप एक पक्षी अभयारण्य है तथा यहाँ पर कोई मानव निवास नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भारत का एकमात्र जीवित या सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? मालदीव में, न्यू मोर द्वीप में, लक्षद्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में हाल ही में पिछले 2 वर्षों में पूछा गया है। तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नाम क्या है इसका? वैरन। वैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो देखिए, भारतीय द्वीप समूह में कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। वैरन आइलैंड या वैरन द्वीप नामक भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसमें लास्ट विस्फोट हुआ था, प्रस्फुटन, 2016 में। अब है क्वेश्चन नंबर 12। बरकान स्थलाकृति के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए, जो बरकान है वो अर्धचंद्राकार वायु के टीले को कहते हैं और इसका विस्तार भारतीय मरुस्थल के बहुत अधिक क्षेत्रफल पर है और ये भारत पाकिस्तान सीमा के समीप लंबवत प्रमुखता से पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। मतलब इसका आंसर है कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ये सारे के सारे सही हैं। यही तो मतलब हुआ ना इसका। बरकान स्थलाकृति के बारे में कौन सा गलत है? तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि ये तो सारे के सारे सही है ना। चलिए, तो देखिए, बरकान अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को कहते हैं जिसका विस्तार भारतीय मरुस्थल के बहुत बड़े क्षेत्रफल पर है। भारत पाकिस्तान सीमा के समीप लंबवत बालू के टीले प्रमुखता से पाए जाते हैं। जैसलमेर के समीप बरकान के समूह देखे जा सकते हैं। भारतीय मरुस्थल एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरकान पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बरकान टीला। तो देखिए, 12 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा। इसका पार्ट सेकंड था। अगर सारे के सारे एमसीक्यू एक ही पार्ट में डालते तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए 2 पार्ट में इसको काट दिया है। तो पार्ट 1 को अच्छे से रिवीजन कीजिए और यह है इसका पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जितने भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा वाले हैं, तो नोटिफिकेशन आ गया, अच्छे से फॉर्म को भर देना। एग्ज़ाम की डेट है 21 जून। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका एग्ज़ाम 21 जून को होगा। उसकी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दी गई है, कल से उसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।